गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। आज अपन पढ़ेंगे कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान का 8वां लेसन जल संसाधन। ठीक है ना। सामाजिक विज्ञान की कक्षा 10 की अपनी पहली वीडियो है। अब आपको लगातार वीडियो मिलती जाएंगी सामाजिक विज्ञान के लिए। आज अपन पढ़ेंगे जल संसाधन। ठीक है ना। तो इस लेसन के अंदर अपने को जल संसाधन किसे कहते हैं, जल संसाधनों का परिचय, इसके बाद जल संरक्षण और जल प्रबंधन, बहुउद्देशीय परियोजनाएं भारत की और राजस्थान की। इसके अलावा राजस्थान में परंपरागत जल संरक्षण की कौन-कौन सी विधियां हैं और राजस्थान सरकार के द्वारा जल संरक्षण के लिए कौन-कौन से प्रयास या उपाय किए जा रहे हैं, कौन-कौन से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, इन सब का सम्मिलित अध्ययन हम इस लेसन में करेंगे। तो सबसे पहले देखिए जल संसाधन होते क्या हैं। ठीक है ना। तो पृथ्वी पर जितने भी जल के स्रोत होते हैं, जल की इकाइयां होती हैं। ठीक है ना। पृथ्वी पर जितने भी जल स्रोत विद्यमान हैं, जितनी भी जल की इकाइयां विद्यमान हैं, उन्हें सम्मिलित रूप से क्या बोलेंगे, जल संसाधन बोलेंगे, जिनको अपने काम में ले रहे हैं। ठीक है ना। अब विश्व में अगर अपने जल संसाधन की बात करें तो जो अपनी पृथ्वी है, ये मान लीजिए अपनी पृथ्वी, इस पृथ्वी के 71% भाग पे क्या है, जल है। ठीक है ना। संपूर्ण पृथ्वी के 71% भाग पे क्या है, जल है, और बचा हुआ जो 29% है वो क्या है, स्थल है, जहां पर हम निवास करते हैं। ठीक है ना। 71% भाग पृथ्वी का जलमग्न है, जबकि 29% भाग स्थल भाग है, जिस पर हम निवास करते हैं, मानव जाति निवास करती है। अब देखिए अपने को पढ़ना है ये 71% जल संसाधन। ठीक है ना। अब अपने इस 71% जो पृथ्वी पर विद्यमान है, संपूर्ण पृथ्वी का क्षेत्रफल देखें, 71% भाग पर जलीय राशि है, 29% भाग पर स्थलीय राशि। ठीक है ना। स्थल भाग है। अगर अपने इस 71% भाग को, 71% जो जल है, इसको कितना मान लें, 100%। भाई जल का तो 100% है। इस 100% जल में से 97% जल, कितना जल है, 97% जल कहां पे है, महासागरों व सागरों में। ठीक है ना। पृथ्वी पर जितनी जलीय राशि विद्यमान है उसको अपने 100% माने, तो इस 100% में से 97% जल कहां पर है, महासागरों में, सागरों में। ठीक है ना। जो अपने उपयोग में नहीं ले रहे, बच गया कितना, 3%। कितना बच गया, 3%। इसको अपने क्या कर सकते हैं, उपयोग में ले सकते हैं। ठीक है ना। 97% जल कहां पे है, महासागरों और सागरों में खारे जल के रूप में। 3% जो जल है वो अपने उपयोग में ले सकते हैं, लेकिन इस 3% को भी पूरा अपने उपयोग में नहीं ले रहे। तो अगर उपयोग वाले जल के प्रतिशत को, जितना जल अपने उपयोग में आ सकता है वो कितना है, 3%। तो उपयोग में आने वाले जल का प्रतिशत अगर अपने कितना मान लेते हैं, 100 मान लेते हैं। भाई उपयोग में आने वाला 3%, इसको 100 मान लिया, तो इस 100% में से जो 69% मीठा जल है वो किस रूप में है, किस रूप में है, हिम के रूप में है। इसी 100% में से 30% जो जल है वो किस रूप में है,
जल के रूप में, और बच गया कितना 1%। इसका वर्तमान समय में अपने क्या लेते हैं उपयोग। ठीक है ना, जितना भी नदियों झीलों में जो जल है, जलाशयों में जो जल है वो 1%। इसका वर्तमान समय में हम सिंचाई के अंदर, पीने के पानी के अंदर, पेयजल के अंदर काम में ले रहे हैं। तो एक बार दोबारा देख लीजिए, जल संसाधन पूरी पृथ्वी पर 71% जल है, 29% भाग स्थल है। इस 71% जल वाले भाग को, इस 71% जल को अपने कितना मान लेते हैं 100%। तो इसमें से 97% जल अपने को कहां मिलेगा महासागरों में, सागरों में। 3% अपने उपयोग में ले सकते हैं, यानी ये 3% मीठा जल है। अगर इस 3% उपयोग योग्य जल को भी 100 इकाई मान लिया जाए, कितनी इकाई मान लिया जाए 100 इकाई मान लिया जाए, तो इस 100 इकाई में से 69 जो इकाइयां हैं वो बर्फ के रूप में मिलेंगी अपने को, ठीक है ना, हिमनदों के रूप में मिलेंगी। 30 इकाइयां भूमिगत जल के रूप में मिलेंगी, और बची हुई 1 इकाई जो नदियों, झीलों, जलाशयों के रूप में हम काम में ले रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जल संसाधन का आपने परिचय देखें तो पृथ्वी पर जल की मात्रा तो खूब है, लेकिन उपयोग योग्य जल की मात्रा बिल्कुल कम है। जैसे जैसे जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, वैसे वैसे ये जो उपयोग योग्य 1% जल है, इसकी मात्रा लगातार घटती जा रही है, ठीक है ना। तो ये जल संसाधन का सामान्य परिचय था। विश्व स्तर पर भाई 71% पृथ्वी पर जल है, 29% भाग स्थलीय है। 71% को 100% माने जल का, तो इसमें से 97% महासागरों में है और 3% अपने उपयोग हेतु है। 3% को भी 100 इकाई माने तो इसमें से 69 इकाइयां बर्फ के रूप में जमी पड़ी हैं जो काम में नहीं आती। 30 इकाइयां भूमिगत जल के रूप में है, जिनको भी अपने नलकूपों, कुओं के माध्यम से थोड़ा थोड़ा काम में ले रहे हैं। 1% जो जल है नदियों में है या फिर जलाशयों में है, झीलों में है, उसको अपने सिंचाई और पेयजल के रूप में वर्तमान समय में काम में ले रहे हैं, ठीक है ना। तो ये जलीय राशि का सामान्य परिचय था। आपको ये पता लग गया कि जल तो पृथ्वी पर खूब है, लेकिन उपयोग योग्य जल की पृथ्वी पर भारी कमी है। क्यों कमी है? क्योंकि जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इस कारण उपयोग योग्य जल की मात्रा लगातार बढ़ती जा रही है, ठीक है ना। तो इस लेसन के अंदर अपने ही पढ़ेंगे भाई जो जल है उपयोग योग्य 1%, ये जल अपने आप काम में ले रहे हैं, तो इस जल को इस प्रकार काम में लिया जाए कि ये जलीय राशि अपने भी काम में आ जाए और आने वाले पीढ़ियों के लिए भी ये जलीय राशि सुरक्षित बची रहे, ठीक है ना। तो ये काम करने के लिए, जल को बचाने के लिए, उपयोग योग्य जल को संरक्षित करने के लिए अपने क्या करते हैं, जल को सुरक्षित करने के लिए, बचाने के लिए अपने क्या करेंगे, जल प्रबंधन करेंगे। क्या करेंगे? जल का प्रबंधन करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए जल प्रबंधन क्या होता है, प्रश्न सीधा पूछा जाता है। इससे प्रश्न बन सकता है, छोटा प्रश्न बनेगा 1 नंबर का, ठीक है ना। तो प्रश्न पूछ लिया जाए पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जलीय राशि मौजूद है, तो आप बताएंगे 71% भाग पे। प्रश्न पूछ लिया जाए पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर स्थल भाग है, 29, ठीक है ना। पृथ्वी का कितने प्रतिशत जल महासागरों और सागरों में मिलता है, 97%, ठीक है ना। अपने पूछ ले वर्तमान समय में हम सिंचाई और पेयजल की आपूर्ति के लिए कितने प्रतिशत जल का उपयोग करते हैं, 1% जल का, ठीक है ना। वो भी 3 के 1% जल का, नहीं कि पूरे के 1% जल का, ठीक है ना। तो जल को संरक्षित करने के लिए, बचाने के लिए क्या आवश्यक है, जल प्रबंधन। अब ये जल प्रबंधन क्या होता है, देखो जल प्रबंधन में ऐसी योजनाएं एवं
जल प्रबंधन के अंदर ऐसी योजनाएं एवं तकनीक काम में ली जाती हैं जिससे हम जल को संरक्षित और सुरक्षित कर सकते हैं, ठीक है ना, जल को बचा सकते हैं। अगर इसकी परिभाषा आपसे पूछ ली जाए कि जल प्रबंधन किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे, परिभाषा मैं लिख देता हूं, आप भी नोट कर सकते हैं। जल के विकास, वितरण व सुव्यवस्थित उपयोग के लिए काम में ली जाने वाली विभिन्न योजनाएं व तकनीक, जल के विकास, वितरण व सुव्यवस्थित उपयोग के लिए काम में ली जाने वाली जितनी भी योजनाएं हैं और जितनी भी तकनीक है, जल प्रबंधन में शामिल किया जाता है। आपसे जल प्रबंधन पूछ ले, जल प्रबंधन किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे जल के विकास, वितरण व सुव्यवस्थित उपयोग के लिए काम में ली जाने वाली विभिन्न योजनाएं व तकनीकें जल प्रबंधन में शामिल की जाती हैं या इन्हीं को जल प्रबंधन कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये जल प्रबंधन की परिभाषा। वर्तमान समय में देखो इसका प्रश्न कैसे आता है, आजकल ऐसे प्रश्न आने कम हो गए हैं कि उसमें सीधी परिभाषा आपसे पूछ ली जाए, भाई जल प्रबंधन किसे कहते हैं, जल संसाधन किसे कहते हैं। आपसे एक बढ़िया प्रश्न पूछा जा सकता है 2 नंबर का क्वेश्चन, मैं लिखता हूं यहां पे, क्वेश्चन लगाता हूं। प्रश्न है, जल प्रबंधन क्यों आवश्यक है, या पूछ लिया जाए वर्तमान समय में जल प्रबंधन क्यों आवश्यक है, ठीक है ना। ऐसे प्रश्न वर्तमान समय में पूछे जा रहे हैं। तो जल प्रबंधन आपने पढ़ लिया क्या होता है, जल के विकास, वितरण और सुव्यवस्थित उपयोग के लिए जो भी तकनीकें, योजनाएं काम में ली जाती हैं वो क्या कहलाती हैं, जल प्रबंधन कहलाती हैं। अब प्रश्न आता है जल प्रबंधन वर्तमान समय में क्यों आवश्यक है, तो इसके 2 मुख्य कारण हैं। पहला है बढ़ती जनसंख्या के कारण, ठीक है ना, जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है, इससे क्या है, जनसंख्या की जो जल की मांग है उसमें भी वृद्धि आ रही है, ठीक है ना। तो इसके लिए हमें क्या आवश्यक है, जल प्रबंधन करना आवश्यक है। दूसरा, भारत में जो मानसून है वो अनियमित व अनिश्चित है, ठीक है ना। तो बढ़ती जनसंख्या के कारण, आगे और लिख देता हूं, बढ़ती जनसंख्या के कारण जल की मांग की पूर्ति के लिए क्या आवश्यक है, जल प्रबंधन आवश्यक है। दूसरा, मानसून का अनियमित व अनिश्चित होना, ठीक है। मानसून भारत के अंदर अनियमित यानी सही तरीके से, या अनिश्चित यानी समय पर नहीं आती, जिसके कारण क्या होता है, कई क्षेत्रों में
सूखा अकाल की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, उस सूखे और अकाल वाले क्षेत्रों में जल उपलब्ध करवाने के लिए क्या आवश्यक है? जल प्रबंधन आवश्यक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर का एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो जल प्रबंधन वर्तमान समय में क्यों आवश्यक है? तो आप पहला कारण बताएंगे, बढ़ती जनसंख्या के कारण जल की मांग की पूर्ति के लिए, सारी जनसंख्या को जल उपलब्ध करवाने के लिए, और दूसरा भारत में मानसून अनियमित व अनिश्चित है, ठीक है ना। तो इस अनियमित और अनिश्चित होने के कारण कई स्थानों पर सूखा पड़ता है, अकाल पड़ते हैं। उस सूखे व अकाल वाले स्थानों पर जल उपलब्ध करवाने के लिए क्या आवश्यक है? जल प्रबंधन आवश्यक है, ठीक है ना। इसको आप नोट कर लीजिए, साथ साथ आप नोट करते रहिए कॉपी और पेन लेके। जल संसाधन का परिचय, जल प्रबंधन की परिभाषा और जल प्रबंधन क्यों आवश्यक है, ठीक है ना। तो ये चीजें आप साथ साथ नोट कीजिए, जिससे आपको जल्दी याद हो जाए। इसके बाद देखिए, हटा देते हैं अगर आपने उतार दिया हो तो। ठीक है, अब देखिए जल प्रबंधन आपने पढ़ लिया क्यों आवश्यक है। अब प्रश्न ये आता है कि आप जल प्रबंधन किस तरीके से करेंगे, ठीक है ना। प्रश्न क्या आता है, जल प्रबंधन आप किस तरीके से करेंगे। तो भारत सरकार यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार, केंद्र सरकार अपने स्तर पर, राज्य सरकार के अपने स्तर पर, और दोनों सम्मिलित रूप से जल प्रबंधन का कार्य करती हैं। और ये जो केंद्र और राज्य सरकारें हैं, ये बहुउद्देशीय परियोजनाओं के माध्यम से, इसके माध्यम से बहुउद्देशीय परियोजना, तो केंद्र और राज्य सरकारें बहुउद्देशीय परियोजनाओं का निर्माण करती हैं जल प्रबंधन के लिए। तो अपने अब पढ़ेंगे बहुउद्देशीय परियोजनाएं क्या होती हैं, इनके उद्देश्य क्या क्या होते हैं, ठीक है ना। और राज्य सरकारों द्वारा और केंद्र सरकारों द्वारा संचालित मुख्य मुख्य बहुउद्देशीय परियोजनाएं, ठीक है ना। तो सबसे पहले नाम से पता लग रहा है, बहुउद्देशीय परियोजनाएं किसे कहते हैं। अगर ये परिभाषा पूछ ली जाए एकदम आसान होती है, नाम से पता लग रहा है, ऐसी योजना या परियोजना जिसका उद्देश्य एक न होकर अनेक हो, यानी ऐसी परियोजना जो बहुत से उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाई जाती है, ठीक है ना। बहुत से उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, बहुत से उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाई गई परियोजना, ठीक है ना। बहुत से उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाई गई परियोजना क्या कहलाती है, बहुउद्देशीय परियोजना कहलाती है, ठीक है ना। अब बहुत सारे उद्देश्य कौन कौन से, जैसे मान लीजिए उद्देश्य आपसे पूछ ले तो एक उद्देश्य होता है सिंचाई के लिए, इसके अलावा पेयजल आपूर्ति के लिए, तीसरा उद्देश्य क्या होता है, विद्युत निर्माण, इसके बाद मत्स्य पालन, मनोरंजन, ठीक है ना। ये क्या होते हैं, उद्देश्य होते हैं। अब देखिए ये परियोजना किसी एक उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर रही, इसके साथ साथ कई और उद्देश्यों की पूर्ति भी कर रही है। उद्देश्य एक से ज्यादा, बहुत से हो गए, इसीलिए ऐसी परियोजनाओं का नाम क्या रखा जाता है, बहुउद्देशीय परियोजनाएं,
ठीक है ना, क्या नाम रखा जाता है, बहुउद्देशीय परियोजनाएं। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए बहुउद्देशीय परियोजनाएं किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे ऐसी परियोजनाएं जिनका निर्माण बहुत से उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता हो, वो क्या कहलाती है, बहुउद्देशीय परियोजनाएं। उद्देश्य आपके सामने है, नॉर्मल ये उद्देश्य होते हैं, ठीक है। अब देखिए ये जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं, इन बहुउद्देशीय परियोजनाओं को पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें आधुनिक भारत के मंदिर, बहुउद्देशीय परियोजनाओं को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत के मंदिर कहा है। तो ये 1 नंबर का बढ़िया क्वेश्चन है इस लेसन से। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय परियोजनाओं को किस नाम से संबोधित किया है, तो आप उत्तर देंगे आधुनिक भारत के मंदिर। या पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत के मंदिर किसे कहा है, तो आप उत्तर देंगे बहुउद्देशीय परियोजनाएं, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय परियोजनाओं को क्या कहा है, आधुनिक भारत के मंदिर, ठीक है ना। क्यों कहा, क्योंकि ये बहुउद्देशीय परियोजनाएं वर्तमान समय में भारत का उद्धार कर सकती हैं, इसीलिए इन्होंने आधुनिक भारत के मंदिर कहा बहुउद्देशीय परियोजनाओं। कौन सी परियोजना को देखकर कहा, तो वो भी प्रश्न पूछ लिया जाए आगे अपने परियोजना आएगी भाखड़ा नागल परियोजना, ठीक है ना। तो ये बहुउद्देशीय परियोजना किसे कहते हैं, उद्देश्य। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन बहुउद्देशीय परियोजनाओं को किस नाम से संबोधित किया है, तो आधुनिक भारत के मंदिर, ठीक है ना। इसके बाद अगला जो अपना पॉइंट है पढ़ने का, ये जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं होती हैं, ये जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं होती हैं, ये 2 स्तर पर संचालित होती हैं। कितने स्तर पर, 2 स्तर पर। एक, इनको संचालित करती हैं राज्य सरकार और एक इनको संचालित करती हैं केंद्र सरकार, ठीक है ना। केंद्र सरकार भी संचालित करती है, राज्य सरकार भी संचालित करती है। केंद्र सरकार के द्वारा संचालित कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाओं के अपने नाम देखें, तो सबसे पहली जो महत्वपूर्ण परियोजना है वो है भाखड़ा नांगल परियोजना। दूसरी की बात करें तो दामोदर परियोजना। तीसरे की बात करें हीराकुद परियोजना। और बात करें तो कोसी परियोजना, टिहरी परियोजना, ठीक है ना, 5 का। भाखड़ा नागल परियोजना केंद्र सरकार के द्वारा संचालित परियोजना है। दामोदर घाटी परियोजना भी केंद्र सरकार के द्वारा, हीराकुद परियोजना भी केंद्र सरकार के द्वारा। इसके अलावा कोसी और टिहरी परियोजना भी केंद्र सरकार के द्वारा संचालित परियोजनाएं हैं। इन जो परियोजनाएं हैं इनका संचालन कौन करता है, केंद्र सरकार करती है। इसके बाद अपनी बात करें राज्य सरकारों के द्वारा संचालित परियोजनाएं, तो क्या होता है कि कई बहुउद्देशीय परियोजनाएं ऐसी हैं जिनका संचालन सिर्फ एक ही राज्य करता है, और कई बहुउद्देशीय परियोजनाएं ऐसी होती हैं जिनका संचालन कई राज्य मिलकर करते हैं। उदाहरण में देखें अपने, जैसे राजस्थान का उदाहरण ले लेते हैं, तो सबसे पहली जो परियोजना है वो है चंबल परियोजना। कौन सी परियोजना, चंबल परियोजना। इस चंबल परियोजना का जो संचालन है वो 2 राज्य मिलकर करते हैं,
दो राज्य कौन कौन से? मध्य प्रदेश और राजस्थान। इसी प्रकार देखें तो एक परियोजना है माही परियोजना, ठीक है। इस माही परियोजना का संचालन भी दो राज्य मिलकर करते हैं। कौन कौन से? गुजरात और राजस्थान, ठीक है। चंबल परियोजना मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। माही परियोजना गुजरात और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। इसी संदर्भ में अपने और देखें एक परियोजना है सरदार सरोवर परियोजना, ठीक है ना। तो ये जो परियोजना है ये 3 राज्यों की है। ये मध्य प्रदेश की भी है, ये गुजरात की भी है और ये राजस्थान की भी है, ठीक है ना। इसके अलावा अगर अपने बात करें तो खूब सारी परियोजनाएं हैं, यहां पर लिख देता हूं। एक परियोजना का नाम है तुंगभद्रा परियोजना, फरक्का पश्चिम बंगाल की परियोजना, मयूराक्षी परियोजना। ऐसी खूब सारी परियोजनाएं हैं जिनका संचालन राज्य सरकारों के द्वारा किया जाता है, ठीक है ना। ये मेन है। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि केंद्र सरकार के द्वारा संचालित किन्हीं 3 परियोजनाओं के नाम लिखिए। तो ये आप लिख सकते हैं। राज्य सरकारों के द्वारा संचालित किन्हीं 3 परियोजनाओं के नाम लिखिए, तो ये आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब अपने विस्तृत रूप में इनका अध्ययन करना है, तो अपने किस किस का अध्ययन करेंगे? केंद्र सरकार के द्वारा संचालित इन तीनों परियोजनाओं का अपने को विस्तृत अध्ययन करना है। बागरा नागल, दामोदर और हीराकुद परियोजना का, ठीक है ना। अपने सबसे पहले आज स्टार्ट करेंगे बागरा नागल परियोजना, ठीक है। ये आप बता लीजिए। उसके बाद पहली परियोजना अपने शुरू करते हैं बागरा नागल परियोजना। पहली परियोजना की हेडिंग डालो बागरा नांगल परियोजना, ठीक है। ये पहली परियोजना है बागरा नागल परियोजना। भारत की सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण परियोजना मानी जाती है। इसी बहुउद्देशीय परियोजना का भ्रमण किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, और इसी परियोजना को देखकर उन्होंने बहुउद्देशीय परियोजनाओं को नाम दिया था आधुनिक भारत के मंदिर, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखिए अपने पॉइंटों से पढ़ेंगे। ये जो बागरा नागल परियोजना है ये 1948 में शुरू हुई थी और 1963 में पूर्ण हुई थी। ये बात आपको याद रखनी है। सबसे पहले बागरा नागल परियोजना बनने की शुरुआत 1948 में और समाप्त कब हुई? 1963 में, ठीक है ना। दूसरी महत्वपूर्ण बात इसके बारे में, यह भारत की सबसे बड़ी व महत्वपूर्ण परियोजना है। ये बात आपको याद रखनी है। प्रश्न पूछ लिया जाए भारत की सबसे बड़ी परियोजना कौन सी है? बहुउद्देशीय परियोजना। आप बताएंगे बागरा नागल परियोजना कब शुरू हुई? 1948 में और पूर्ण कब हुई? 1963 में। तीसरा पॉइंट देखें इंपॉर्टेंट। तो ये जो परियोजना है
ये कौन सी नदी पर बनी है? कौन सी नदी पर? सतलज नदी पर बनी है। और कहां पर बनी है? तो ये बनी है हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर के निकट। ठीक है, कहां पर बनाई गई है? तो सतलज नदी पर बनाई गई है। और क्षेत्र का नाम, स्थान का नाम पूछ ले तो हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर नामक स्थान पर यह परियोजना बनाई गई है। ठीक है ना, ये प्रश्न ज्यादा पूछते हैं, नदी का पूछ लेते हैं। भाखड़ा नागल परियोजना कौन सी नदी पर निर्मित की गई है? तो सतलज नदी पर। ठीक है ना, इसके अलावा यह भारत की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण परियोजना है जिसकी शुरुआत हुई थी बढ़ने की 1948 में और बनकर पूर्ण कब हो गई थी? 1963 में। ठीक है ना, इसके बाद इसके बारे में और अपने बात करें तो यह एक संयुक्त परियोजना है। कैसी परियोजना है? संयुक्त परियोजना, यानी इसमें कई राज्य शामिल हैं। संयुक्त परियोजना कौन कौन से राज्यों की? तो सबसे पहले कौन से राज्य की? पंजाब, उसके बाद हरियाणा, उसके बाद राजस्थान। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, इन तीनों की संयुक्त परियोजना है। आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि भाखड़ा नागल परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है, तो आप बताएंगे पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। ठीक है ना, इसके बाद ये जो परियोजना है भाखड़ा नागल परियोजना सतलज नदी पर बनी है। तो सतलज नदी में ये कहां से शुरुआत होती है इसकी? हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर के निकट। ठीक है ना, इस भाखड़ा नागल परियोजना में पंजाब के पास अंबाला नाम आपने सुना है। पंजाब के पास अंबाला में दो बांध बनाए गए हैं। क्या बनाए गए हैं? बांध। ठीक है ना, पहला जो बांध है वो है भाखड़ा बांध और दूसरा जो बांध है वो है नांगल बांध। ठीक है ना, भाखड़ा बांध सबसे पहले बनाया गया है। इस भाखड़ा बांध से 13 किलोमीटर नीचे, कितने किलोमीटर नीचे? 13 किलोमीटर नीचे। मान लीजिए ये सतलज नदी है, यहां पर पहला बांध बनाया गया है जिसका नाम है भाखड़ा बांध। इस भाखड़ा बांध से थोड़ा सा नीचे कितने किलोमीटर? 13 किलोमीटर। ठीक है ना, इस भाखड़ा बांध से 13 किलोमीटर नीचे यहां पे फिर एक और बांध बनाया गया है जिसका नाम है नांगल बांध। ठीक है ना, तो पंजाब के पास अंबाला में दो बांध बनाए गए हैं, पहला भाखड़ा बांध और दूसरा नांगल बांध। ये जो भाखड़ा बांध है ये विश्व के खड़े बांधों में सबसे ऊंचा, सीमेंट और कंक्रीट से बना हुआ है। विश्व के सबसे खड़े बांधों में सबसे ऊंचा बांध है। ऐसे ऐसे इसकी ऊंचाई सबसे ज्यादा है। ठीक है ना, ये सीमेंट और कंक्रीट से बना हुआ विश्व के खड़े बांधों में से इसका नाम आता है भाखड़ा बांध। ठीक है ना, तो पंजाब के अंबाला के पास दो बांध बना दिए, भाखड़ा बांध और नागल बांध। भाखड़ा बांध ऊपर है, इससे 13 किलोमीटर नीचे नागल बांध।
ताकि भाखड़ा बांध से जो जल बचता है उसका उपयोग किया जा सके, ठीक है ना। तो ये 2 बांध बनाए गए हैं। इसके अलावा इस भाखड़ा नागल परियोजना का उद्देश्य क्या है, ठीक है ना। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, 2 नंबर का प्रश्न पूछ लिया जाए, भाखड़ा नागल बांध को बनाने का उद्देश्य या भाखड़ा नागल परियोजना को बनाने का उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य है, एक नदी का नाम है सतलज और एक नदी का नाम है यमुना। सतलज और यमुना के मध्यवर्ती क्षेत्रों का आर्थिक विकास करने के लिए, ठीक है ना, ये उद्देश्य है। सतलज व यमुना के मध्यवर्ती क्षेत्रों का आर्थिक विकास करने के लिए कौन सी परियोजना संचालित की गई है, तो भाखड़ा नागल परियोजना संचालित की गई है। इसके बाद अपने बात करें तो इस भाखड़ा नागल परियोजना से कितनी नहरें निकाली गई हैं। सिंचाई के लिए क्या निकाली जाएंगी, नहरें निकाली जाएंगी। तो नहरों में देखिए, सबसे पहले भाखड़ा बांध से एक नहर निकलेगी, भाखड़ा नहर, उसके बाद नांगल नहर, उसके बाद सरहिंद नहर, बिस्त नहर और नरवाना नहर। ये 5 नहर हैं, भाखड़ा नहर, नांगल नहर, सरहिंद नहर, बिस्त नहर और नरवाना नहर। इससे अपने नीचे चलेंगे, भाखड़ा नहर निकल गई, यहां से एक नहर निकाल दी, भाखड़ा नहर यहां से निकल गई, नांगल नहर, ये भाखड़ा नहर। इसके बाद आगे चलेंगे तो इसमें क्रमिक रूप से विद्युत ग्रह बनाए गए हैं। क्रमिक रूप से क्या बनाए गए हैं, 3 विद्युत ग्रह। विद्युत ग्रह बनाए गए हैं जिनसे विद्युत उत्पादन किया जाता है। तो लास्ट अपना जो पॉइंट है वो है, कौन कौन से विद्युत ग्रहों का निर्माण किया गया है। तो विद्युत ग्रह देखिए, एक है नांगल विद्युत ग्रह, ठीक है। इसके बाद दूसरा है कोटला विद्युत ग्रह, तीसरा है गंगवाल विद्युत ग्रह और एक है रूपनगर विद्युत ग्रह। ये 4 विद्युत ग्रह क्रमिक रूप से इसमें बनाए गए हैं, ठीक है। और ये इससे नहरें निकाली गई हैं, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर ये भाखड़ा नागल परियोजना है पूरी की पूरी। आप एक बार इसको उतार लीजिए, उसके बाद एक बार और पढ़ लेते हैं अपने। देखिए, भाखड़ा नागल परियोजना शुरुआत 1948 में, 1963 में पूर्ण। भारत की सबसे महत्वपूर्ण, सबसे बड़ी परियोजना सतलज नदी पर बनी है, हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर के निकट। संयुक्त परियोजना है, यानी एक राज्य की नहीं है, एक से अधिक राज्य की है। राज्य कौन कौन से हैं, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। पंजाब के पास अंबाला में 2 बांध बनाए गए हैं, पहला है भाखड़ा बांध और दूसरा है नागल बांध। भाखड़ा बांध विश्व के खड़े बांधों में से सबसे ऊंचा बांध है, जो सीमेंट और कंक्रीट से बना है। इससे 13 किलोमीटर नीचे नागल बांध और नागल विद्युत ग्रह और नागल नहर निकाली गई है। उद्देश्य क्या है, सतलज व यमुना के मध्यवर्ती क्षेत्रों का विकास करना। नहरें कौन कौन सी, भाखड़ा नहर, नागल नहर, सरहिंद, बिस्त और नरवाना नहर। विद्युत ग्रहों की बात करें तो नांगल विद्युत ग्रह, कोटला गंगवाल विद्युत ग्रह और रूपनगर विद्युत
ग्रह, ठीक है ना। उद्देश्य की बात करें अपने तो मान लीजिए यहां पे ये ऐसे नदी है सतलज, और ऐसे एक नदी निकलती है यमुना। तो इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र का क्या करना, आर्थिक विकास करना इसका उद्देश्य है, ठीक है ना। तो आज आपने विश्व के जल संसाधन, जल प्रबंधन किसे कहते हैं, जल प्रबंधन क्यों आवश्यक है, बहुउद्देशीय परियोजनाएं किसे कहते हैं, बहुउद्देशीय परियोजनाओं के उद्देश्य, केंद्र व राज्य सरकार के द्वारा संचालित कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाएं, और उसके बाद एक परियोजना का आपने विस्तृत अध्ययन कर लिया, भाखड़ा नागल परियोजना, ठीक है। तो आज अपने इतना ही पढ़ेंगे, कल अपने पढ़ेंगे दामोदर घाटी परियोजना और हीराकुंड परियोजना, ठीक है ना। ये लेसन अपना चल रहा है, लगातार चलेगा। इस लेसन से संबंधित अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई भी प्रश्न आपको पूछना हो तो आप वीडियो के नीचे कमेंट में लिख सकते हैं, आपके प्रश्न देखे जाएंगे, उनका उत्तर दिया जाएगा, ठीक है। धन्यवाद।